मैथ्स एंड रीजनिंग के लेक्चर नंबर 5 में आपका मोस्ट वेलकम है गाइस। जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको लिंक दी गई है, सो सिलेबस जाके पढ़ सकते हैं और @यूनियन क्लासेस करके टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। उन्हें फ्री PDF नोट्स वहाँ पे और सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो गाइस चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं कि 7 घड़ी के बज चुके हैं 7 PM पे आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। आ जाइए और नाउ लाइव चैट से जुड़ जाइए। जितने भी गाइस को होमवर्क दिया गया था, लेक्चर 4 पढ़ाया गया था, उसमें 2 होमवर्क दिया गया था। अगर आप देखें, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये रहता है 16 एंड ये रहता है 17। सो होमवर्क मिला था और कुछ ही गाइस होते हैं कि जो कि होमवर्क करते हैं और आपको बताया भी गया था कि हर एक सेशन के लास्ट इन सिर्फ आधा घंटा तक की ही नाम लिस्ट में जारित होता है। तो जितने भी गाइस मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट किए रहेंगे, आंसर किए रहेंगे, सिर्फ लिस्ट में उन्हीं का नाम दर्जित किया जाएगा। अब ना आज चलिए चर्चा कर लेते हैं 16 जो होमवर्क दिया गया था ना कैसे सॉल्व होगा। सो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, मोस्ट वेलकम भी है, साथ साथ बढ़िया से आप लोग आपकी भी सरकारी सीट हासिल हो क्योंकि आप भी पढ़ने में आगे निकले। सो 16 क्वेश्चन गाइस होता क्या है, 16 क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 1200 व्यक्तियों का समूह जिसमें कप्तान और सिपाही दोनों हैं। कह क्या रहा है कि 1200 व्यक्तियों का समूह है। सबसे एक पॉइंट आप समझते चलेंगे। 1200 व्यक्तियों का समूह है जिसमें कप्तान भी है और सिपाही भी हैं, दोनों हैं। एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। चलिए एक ही ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक 15 सिपाहियों पर एक कप्तान है। ट्रिकी है और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछता है। तो एक एंट्रेंस भी एक आपका कम्पिटिटिव एग्जाम ही है। तो इस समूह में कितने कप्तान हैं? 70, 80, 85 या फिर 75। सो योर टाइम इज स्टार्ट। 5 सेकंड के अंदर आपको ना आंसर करना है ये क्या होता है। सो चला जाए फिर। सो जितने भी गाइस ऑप्शन फर्स्ट बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। क्या ये डी वाले? ये नहीं होंगे सही, क्योंकि 75 कैसे आएगा अभी देखते हैं। 1200 व्यक्तियों का समूह दिया गया है, यानी कि टोटल जो व्यक्तियों की समूह दिया गया है वो कितना है? 1200, और जिसमें कप्तान और सिपाही दोनों बैठे हैं। और कप्तान और सिपाही बैठे हैं ये तो 2 लोग हो गए, लेकिन पर सिपाही पे कितने कप्तान बैठे हैं कि एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक 15 सिपाहियों पर एक कप्तान। इट्स मीन्स 15 + 1 16 हुआ कि नहीं हुआ? ये टोटली 16 हो गया। अब इस समूह में कितने कप्तान है? कप्तान निकालना हुआ। टोटल की संख्या आपको कितना है? 1200 दिया गया है, बटे 16 कर दिए, डिवाइड करने पे आपका 75 आएगा। आंसर क्लियर हुआ? तो हम सब साथ साथ करते चलेंगे। 9 सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलेंगे। अब चलिए बात करते हैं 17। ट्रिकी रहा कि नहीं? कुछ नहीं था। टोटल समूह आपका 1200 दिया गया था और हर एक यानी कि 15 सिपाहियों पर एक कप्तान था। तो 15 + 1 16 हो गया। 1200 में 16 का आप डिवाइड कर दीजिए, आता कितना है? 75। सो योर वही आंसर रहता है। अब यहीं पे गाइज होता है 17। क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते हैं, बस आपके सोचने समझने की शक्तियाँ ही खत्म हो सकती हैं। सो प्रेजेंस आप माइंड लगाइए और 2 मिनट का क्या 1 मिनट का सवाल था से। छात्रों के एक समूह में, छात्रों का एक समूह ये भी देखेंगे, प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए हैं। यानी कि इस सेशंस में गाइज अगर बने रहेंगे तो पहले आपको मैथ्स, आफ्टर दैट आपको रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा। आज वेन आरेख स्टार्ट किया जाएगा। सो थियरेबल आप पढ़ लेंगे पहले, आफ्टर दैट उसका एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे। छात्रों के एक समूह में, एक समूह है छात्रों का और प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। जितने के समूह में छात्र थे उतने ही पैसे लिए। मान लेते हैं एक समूह में 10 छात्र थे, 10 पैसे लिए गए हैं, 10 रुपये लिए गए, ऐसा समथिंग्स। यदि कुल धन कितना मिला करके होता है? 5929 रुपये इकट्ठा होता है, यानी कि 5929 इतना इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो समूह में आखिर कितने छात्र रहे होंगे? या फिर अगर समूह यहीं पे एग्जाम में आपको ये भी आ सकता है कि छात्र पूरे टोटली बता दिए जाएं तो धन कितना इकट्ठा होगा, ये एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है। सो आप अगर जाने रहेंगे, ये अगर आप क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे गाइज, तो पता रहेगा कि किस तरह से किस टाइप का क्वेश्चन आता है।
सो 67, 87, 77, 57, सब में 7 ही है। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कितने गाइस सही करते हैं। चला जाए फिर, कह क्या रहा है सबसे पहले वो देखेंगे कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने कि इस समूह में छात्र हैं। माना, इस टाइप्स के क्वेश्चंस में माना छात्रों की संख्या क्या ले लेते हैं, बराबर x, और फिर पैसों की संख्या भी सेम होगी, पैसों की संख्या भी आपकी सेम ही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने छात्र उतने पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। और कह रहा है कि इस छात्र में इतने समूह थे, यदि कुल धन इतना इकट्ठा हो तो समूह में कितने छात्र, यानी कि जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी x इंटू x इक्वल टू 5929 हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 5929। सो x इक्वल टू आपको पता है स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा, सो ये हो जाएगा अंडर रूट 5929। आफ्टर दैट x इक्वल टू प्लस माइनस में आपका कितना आएगा, 77 ही तो आएगा। कहने का मतलब है 77। सो जितने भी गाइस ऑप्शन बता रहे हैं बी, वो सभी हमारे प्रिय साथी सही हो जाएंगे क्योंकि 77। सो होमवर्क आपका कंप्लीट होता है गाइस। अब मोस्ट वेलकम होता है आपके एक नए सेशंस में। कुछ नहीं करना था, यक्स संख्या आप मान लिए छात्रों की, यक्स पैसों की, दोनों को मल्टीप्लाई करके 5929 रख दिया गया है। अब स्क्वायर हटा करके अंडर रूट लगा, जस्ट 77 का वर्ग आपका 5929 आ चुका है। अब नाउ लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट है, जो कि बहुत ही की है। थोड़ा सा आप प्रेजेंट माइंड लगाएंगे, इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ तो सिर्फ आकृति यानी कि फिगर दिया गया है ना, उसी फिगर्स के ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा वही सिर्फ आपको चूज करने के निकालना है। चलिए, कागज की एक वर्गाकार शीट मोड़कर, सबसे पहले आप क्वेश्चन ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि कागज की एक शीट है जो जिसको कि वर्गाकार में मोड़ दिया गया है, फोल्ड कर दिया गया है, छिद्रित की गई है, उसमें मान लेते हैं बीच में छेद किया गया है, जैसा कि प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया है। प्रश्न आकृतियों में ये देख सकते हैं आप, प्रश्न आकृतियों में आपको दिखाया जा चुका है। कागज को खोलने पर उसका रूप कौन सी उत्तर आकृति को दिखाती? उत्तर आकृति ये है, प्रश्न आकृति ये। ध्यान दीजिएगा, जो पहले रहेगा प्रश्न आकृति जो पूछा जा रहा है, और जो उसका आंसर होगा, आंसर सीट, वो जस्ट नीचे होता है। अब ये नहीं पहले आंसर ये हो जाएगा फिर से क्वेश्चन, ऐसा कहीं नहीं होता है। सो इंटरेस्टिंग लग रहा है लेक्चर, सेशन मजा आ रहा है पढ़ने में यार। थम्स अप भी करते चलो जी, बिल्कुल मितव्यय की कंडीशन अपनाइए, थम्स अप करते चलेंगे आप लोग। तो कागज की एक वर्गाकार शीट एट फर्स्ट थी, मोड़कर छिद्रित की गई है, जैसा कि प्रश्न आकृतियों में आपको दिखाया गया। ये प्रश्न आकृतियां आप देख सकते हैं। अब कागज को खोलने पर उसकी आकृति का ऐसे भैया फोल्ड किए हो उसको फोर्थ में, तो वर्गाकार ही है। खोलने पे कैसी आकृति दिखेगी आपकी? समथिंग्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या करेंगे गाइस जी? बिल्कुल करते रहेंगे। करेक्ट आंसर क्या करेंगे? सो जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। क्यों सही हो जाएंगे? क्योंकि आफ्टर दैट आपको यार बताया ही गया है कि यहाँ पे आकृति कुछ ऐसी बन रही है, आकृति आप ऐसे किए हैं, फिर से उसको ले आकर के ऐसे मोड़ देते हैं समथिंग्स। लेकिन जब ऊपर यानी कि छिद्रित की गई है, ये जैसे आकृति हर बार हर टाइप्स के मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी खुलेगा, यहाँ और यहाँ तो टोटली है ही खुला हुआ, तो ओपन होकर के यानी कि पूरा फैल जाएगा, और कहीं भी ना तो ये फिगर दिखा रहा है ना ही ये, बट ये फिगर जो है करेक्ट आंसर। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस बात होता है, चलिए दूसरे क्वेश्चंस का। सो फर्स्ट आई गेस आपको बढ़िया लग रहा होगा, टेलीग्राम पे भी सबको बुलाया जाता है, तो क्या काम करते हैं, जैसे कि मतलब कि सभी के लिए यार कॉमन है ये, जरूर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब तो मैथमेटिकल आपका रीजनिंग भी हो चुका है। सो टेलीग्राम पे जब भी बुलाए जाते हैं सिर्फ आते हैं 2 मिनट जोड़ के चले जाते हैं। सेशंस को यार स्किप करोगे तो मेरा नुकसान नहीं होगा, हम तो पढ़ा ही रहे हैं मेहनत करके। सिर्फ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करके आप पढ़ेंगे ना तभी आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे टीचर्स के पढ़ा देने से स्टूडेंट्स का भला नहीं होने वाला, जब तक स्टूडेंट्स खुद मेहनत करके नहीं पढ़ेगा। तो मेहनत कीजिए और पढ़ते भी रहिए। एक आध दिन नेटवर्क इशू हो जाता है, बट कुछ गाइस जैसे कि हाँ हम भी सोचते हैं कि स्टूडेंट्स के पास
लेक्चर्स नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि ये नेटवर्क इशू ना हो और आपके पास ऐसे वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे। बट डोंट माइंड, आप लोग पढ़िए, सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व कराए जाएंगे और सिलेबस आपके एग्जाम के पहले 100% क्लियर कराए जाएंगे, सारे मेथड्स आपके क्लियर करा दिए जाएंगे। अब टोटली क्या होता है, सेकंड आपका स्टार्ट है गाइस कि वह उत्तर आकृति पहचानिए। अब बताइए उत्तर आकृति कह क्या रहा, जो कहे उसी को पहचानो, उसके अन्यथा सबको छोड़ दो। उत्तर आकृति इट्स मीन्स ये ऑप्शंस, वह उत्तर आकृति पहचानिए जिससे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़े काटे गए हैं। प्रश्न आकृति गाइज ये है, प्रश्न आकृति में जैसे टुकड़े दिए गए हैं कटे हुए, ऐसे अगर मिलाया जाए, मैच किया जाए, मिलान किया जाए आपके उत्तर आकृति में, यानी कि आंसर आपके फिगर में कौन सा सही होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गाइस दिया गया है। सो योर टाइम इज स्टार्ट। देखते हैं अब की गाइस कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल करते रहेंगे, लाइव सेशंस में आंसर करते रहेंगे। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन सही बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। ऐसा क्यों, रीज़न ये है गाइस कि कुछ समथिंग्स ये प्रोसेस, ये वाला जो फिगर बना हुआ है यहाँ पे आप देखें, ये वाला फिगर यहाँ से ये इतना बन गया, ये वाला फिगर भी इसमें बना हुआ है, साथ ही साथ ये भी फिगर बन गया है और नाउ ये भी, यानी कि ये वाला फिगर ये है और ये वाला फिगर यहाँ पे ये बन गया है। तो बना है कि नहीं, और किसी में भी फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ किसी में भी नहीं बना, बट ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सो जितने भी गाइस ऑप्शन कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप मतलब बढ़िया से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और जिन भी गाइस का आंसर सही नहीं हो रहा है, डोंट एफ्रेड, डोंट माइंड, आप आंसर कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैम मेरा आंसर गलत हो गया है तो हम पीछे हटते हैं। बैकअप लीजिए कभी भी, चाहे जो लाइफ हो या फिर आपका कोई भी एरिया हो मेहनत करने का, बैकअप की कंडीशंस मत जाइए, हमेशा फॉरवर्डेड की कंडीशंस है। आगे बढ़ते रहिए। जिस दिन बैकअप जाएंगे उसी दिन सब कुछ खत्म। सो ये आपका आंसर हो चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब बात किया जाता है आपके 3 क्वेश्चंस का। 3 क्वेश्चंस क्या होता है गाइस, चलिए 3 भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो इंटरेस्टिंग वीडियो लग रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है। आकृति ऐसे छोटे बच्चों की तरह पढ़ रहे हो जैसे आप लोग आकृतियों को पढ़ने में, तो मज़ा ही आएगा। पढ़ते रहिए, 3-4 क्वेश्चन और मैथमेटिकल सॉल्व कराए जाएंगे। आफ्टर दैट आपको आपका रीजनिंग स्टार्ट होने वाला है। सो रीजनिंग में भी इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए बताया गया है कि थियरेबल होगा। थियरी पहले पढ़िए, समझिए, आफ्टर दैट 1-2 दिन थियरी चलेगी, फिर से क्वेश्चन आंसर्स आपके शुरू कराए जाएंगे। वह उत्तर आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब देखिएगा, ऐसी उत्तर आकृति आपको चुननी है जिनमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी कि ऐसा फिगर किस में बना हुआ है ना। वही जस्ट सेकंड की तरह, जितने भी गाइस सेकंड कर लिए उनका तो ऑलरेडी थर्ड सही ही होगा, और जितने गाइस का सेकंड आंसर गलत था, नहीं समझ में आया, तो सेकंड हमने तो सॉल्व कराया ना यार, अब तो समझ में आ गया होगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो थर्ड भी कर सकते हो वो। जी बिल्कुल करते रहेंगे, अच्छी बात है। तो जितने भी गाइज ऑप्शन करते रहिए, जी आंसर बिल्कुल करते रहिए। लाइव सेशंस आपका स्टार्ट है। सो जितने भी गाइज ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले। क्यों, ज़रा फिगर पे ध्यान देते हैं। ये समथिंग्स कुछ इस पोजीशन से बना हुआ है, ये अगर आप देखें तो समथिंग्स इसमें भी ये वाला पोजीशंस है कि नहीं, है, ये भी है, सो ये भी बना हुआ। बस ये है कि थोड़ा सा मतलब इंडिकेट कर दिया गया है, जी बिल्कुल थोड़ा सा मतलब इंडिकेट किया गया है कि जिगजैग करके घुमाया फिराया गया है और कुछ नहीं किया गया है। फिगर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी बी ऑप्शन करें वो सभी हमारे प्रिय साथी सही हो जाएंगे। अब चलिए बात किया जाता है फोर्थ पे। सो थोड़ा सा फोर्थ आपका माइंडेड ये भी है तो जैसे लग रहा है रीजनिंग के क्वेश्चंस, लेकिन देख लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। एक सेकंड भैया आप नीचे आ जाइए ज़रा। चलिए कि निम्न आरेख में, यानी कि ये जो फिगर बना हुआ है निम्न आरेख में, निम्न मतलब नीचे दिए गए, आयतन उन लोगों को दर्शाता है जो अंग्रेजी समाचार पत्र दिखते हैं। यानी कि आयतन जो है आपका किसे दर्शाता है, आयतन किसे दर्शा रहा है, आयतन समाचार पत्र पढ़ते हैं। वृत्त शहरी को दर्शाता है, जो वृत्त है ये शहरी लोगों को दर्शाता है, लिखते भी चलेंगे। और त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो कन्नड़ समाचार पढ़ते हैं। त्रिभुज कन्नड़ हैं, यानी कि कन्नड़ी लिख दीजिए यहाँ पे। और फिर कौन सा प्रदेश उन गैर शहरी लोगों को दर्शाता है जो अंग्रेजी समाचार पढ़ते हैं, यानी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले ये हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले ये हैं।
चलिए, ये तो इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले हो गए। वृत्त आपका शहरी लोगों को दर्शाता है, त्रिभुज आपका कन्नड़ी को दर्शाता है, यानी कि कन्नड़ को दर्शाता है। कन्नड़ी लिखे मतलब आपका एक कन्नड़ होता है, उस भाषा हो गया। कन्नड़ी मतलब वो उस देश के निवासी हो गए, और कुछ नहीं है। तो जो अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, अब पूछ क्या रहा है कि निम्न आरेख में आयतन उन लोगों को दर्शाता है जो अंग्रेजी समाचार पढ़ते हैं। अंग्रेजी समाचार पढ़ते हैं तो आयतन हो गया, बट यहाँ पे पूछा है कौन सा प्रदेश, आखिर कौन सा प्रदेश होगा जो गैर शहरी लोगों को दर्शाता है जो अंग्रेजी समाचार पढ़ते हैं। जो अंग्रेजी समाचार भी पढ़ते हैं और गैर उन्हें बताता है किसे, गैर शहरी, यानी कि वो शहरी नहीं हैं, वो शहरी बिल्कुल नहीं होंगे, उन्हें कौन दर्शाता, और अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ते भी हैं। सो गाइज योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका सही आंसर करते हैं। सो फोर्थ आपका स्टार्ट है, बिल्कुल आंसर करते रहिए, डोंट अफ्रेड, आप लोग आंसर जरूर कीजिए। तो जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। कह क्या रहा है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, बिल्कुल चौथा ही ऑप्शन, चौथा ही मतलब क्वेश्चन है कि निम्न आरेख में आयतन उन लोगों को दर्शाता जो अंग्रेजी आयतन तो हो गया इंग्लिश न्यूज़पेपर, और त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो कन्नड़ी हैं, और वृत्त जो दर्शाता है शहरी। पूछ रहा है कौन सा प्रदेश उन गैर शहरी लोगों को दर्शाता है। गैर शहरी यानी कि जो शहरी नहीं है, शहरी से आपके निकल रहे हैं, तो शहरी तो NOP सब कुछ लेके बैठा है बेचारा अकेला कि मैं शहरी हूँ। शहरी वाले अकेले बैठे हैं, NOP सब कुछ आया है। लेकिन जिसमें गैर शहरी है तो यम ही तो बच्चा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी गाइस ऑप्शन बी, और न्यूज़पेपर तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, न्यूज़पेपर तो NO तीनों पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे NOP सब कुछ शहरी में आ रहा है, और OP की बात किया जाए कन्नड़ी में आ रहा है, बट यम जो है सिर्फ तो सिर्फ गैर सरकारी यानी कि सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर में, इसलिए करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब एक और आ गया मैथ का क्वेश्चन, जैसे कि आकृत पढ़े थे, बेचारा कहता है अभी जी नहीं छोड़ेंगे, एक ठो और पढ़ते जाएंगे। आकृत में कितने घन अदृश्य हैं, ऐसे कितने घन हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स या फिर हाउ मेनी इन नंबर्स ऑफ क्यूब हुज नॉट अपीयर, जो कि नहीं दिखते हैं, कितने अदृश्य है। 5, 10, 6 या फिर 15। योर टाइम इज स्टार्ट गाइज। चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल 5 ही स्टार्ट है आपका। सो अगर आपकी जानकारी के लिए बता देगा, जितने भी साथी हमारे प्रिय ए ऑप्शन कर रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। ऐसा क्यों, अगर पूछेंगे कि मैम ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि अगर आप यहाँ पे फिगर देखें तो फर्स्ट के नीचे भी एक अदृश्य, ये भी नहीं दिख रहा है, इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी, तो पूरा मिला करके काउंट कर लीजिए ना, पूरा मिला करके 5 ही तो हो रहे हैं। जस्ट ऊपर का क्यूब दिख रहा है बट नीचे का क्यूब अदृश्य है, नॉट अपीयर के कंडीशंस हैं। सो वही तो कंडीशंस पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉट अपीयर्स इन फिगर ऑफ क्यूब। करेक्ट हुआ मैटर। आगे चला जाए। अब आपका गाइज होता है रीजनिंग स्टार्ट। सो जितने भी गाइज डर के मारे आप लोग भाग रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो, हमेशा स्किप करते चलेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि आप लोग जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऑलरेडी यही करेंगे, कोई भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन जब पढ़ोगे नहीं, बड़ा सा क्वेश्चन देखोगे तो भागोगे, तो हमेशा एग्जाम में भी भागते ही फिरोगे। तो इसलिए क्वेश्चंस का फेस करना सीखिए, सामना करने की कोशिश कीजिए, भागने की नहीं। टेलीग्राम पे इतने गाइज ऑनलाइन बैठे रहते हैं बट यहाँ पे आने पे क्या होती है, मन नहीं करता है कि नहीं मैम पढ़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। सो गाइज यहाँ पे बता दें कि 2 दिन आपका थियरी चलने वाला है, उसी थियरी में एग्जाम्पल्स आपके सॉल्व कराए जाएंगे। आफ्टर दैट आपका प्रैक्टिस सॉल्व होगा 2 दिन के बाद। सो आज का सेशंस पढ़िए, नेक्स्ट डे का सेशंस पढ़िए, आफ्टर दैट प्रैक्टिस सॉल्व होगा, आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व होगा। लेकिन उसके पहले आपके एग्जाम्पल के तौर पे बताए जाएंगे। सो आज बात किया जाएगा कि आखिर वेन आरेख होता क्या चीज़ है। एक सेकेंड, चलिए भैया आप ऊपर हो जाइए। वेन डायग्राम, वेन आरेख, आखिर वेन आरेख होता क्या है। नाउ पहले ये अपने माइंड में लगाइए। कन्फर्म हो रहा है, कोई दिक्कत? चला जाए फिर। सो वेन आरेख क्या होता है गाइज कि यहाँ पे दिया गया है कि दी गई संख्याओं,
थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, बिल्कुल एकदम इजी है। ये मत सोचिए मैम थियरी स्टार्ट है, थियरी एग्जाम में नहीं आएगा। भैया थियरी नहीं आता, हम मानते हैं, बट आप समास पढ़े हो, आप टोटली रस पढ़े हैं, लेकिन किस तरह से रस आता था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है बता पाते हो? जब तक थियरी नहीं पढ़ोगे जान पाओगे? कुछ नहीं जान पाओगे। समास में ही वर्ड दे देता है, कौन सा समास बताओ अब? माता पिता कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कैसे हुआ? जब तक आप थियरी द्वंद्व समास नहीं पढ़े हैं तब तक नहीं पता था। सो वैसे ही 2 दिन का सेशंस होगा, आप थियरी पढ़िए, समझिए, अपना डाउट्स क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट आपका नाउ, इसमें भी एग्जाम्पल बताए जाएंगे, ऐसे बात नहीं है सिर्फ थियरी एग्जाम्पल बताया जाएगा, लेकिन पहले थियरी पढ़िए 10 मिनट, आफ्टर दैट आपको बताया जाएगा। और स्किप करोगे तो आप ही जानो। और जितने भी गाइस टेलीग्राम पे बैठे हैं सो आ जाएंगे और लाइव सेशन से जुड़ जाएंगे। आपका टाइम डेली रहता है 7 PM पे, मैथ्स एंड रीजनिंग। सो आएंगे और जरूर जुड़ेंगे। ठंडी तो डेली लगेगी, सो पढ़िए जरूर। दी गई संख्याओं, अक्षरों और व्यक्तियों कह क्या रहा है? दी गई संख्याएं अर्थात जो संख्याएं दी जाती हैं, जो अक्षर दिए जाते हैं, जो व्यक्ति समूह, यानी कि चाहे जैसे नाउन नहीं पढ़ते हो, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस, कोई भी व्यक्ति वस्तु समूह, ये गुणदशा भाव दिखाता, वैसे ही ये भी रिलेटेड है गाइस कि दी गई जो संख्याएं हैं, अक्षर हैं, व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, आदि के समूहों के मध्य, आदि का जो समूह बनता है, जो कलेक्शन बनता है, उनके मध्य, उनके बीच संबंध को दर्शाने वाली ज्यामिति आकृति, चाहे 2 व्यक्ति हैं उनके बीच जो संबंध दर्शाता है, जो आकृति बनती है, जो डायग्राम बनता है, वो उस भी वेन आरेख हुआ। चीज़ रखी गई है भैया, 2 चीज़ रखी गई है, बुक्स और पेन रहता है, उनके बीच आकृति दर्शा रहा है, वो भी मतलब कि संबंध दर्शा रहा है। किसके माध्यम से? एज अ डायग्राम, एक वेन आरेख के माध्यम से, वो भी कंडीशंस आपके वेन आरेख हुई। तो ऐसे ही है कि दी गई संख्याओं, अक्षरों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह के मध्य, कलेक्शन के मध्य संबंध को दर्शाने वाली ज्यामिति आकृतियों या आरेखों को वेन आरेख कहते हैं। इट्स मीन्स वेन डायग्राम कहते हैं। अभी हमने एग्जांपल्स दे दिया है। वेन आरेख एक बंद ज्यामिति आकृति होती है। वेन आरेख कैसी होती है? ऐसा कोई नहीं है कि ये ऐसे हो गई आपकी वेन आरेख, जी नहीं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। तो वेन आरेख एक बंद ज्यामिति आकृति होती है, जैसे कि वृत्त हो गया, ये आपका वृत्त हो गया, आप ये लिख लेंगे वृत्त। फिर से वर्ग हो गया आपका, चलिए नोट कर लिए, वर्ग में जिसके चारों भुजाएं बराबर नहीं तो एक ठो टेढ़ा ही बना दो तो वर्ग नहीं होगा। आयत क्या होता है? ये आयत हो गए, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये कंडीशंस आपकी आयत की है। और यहीं पे त्रिभुज बन जाता है, चलिए त्रिभुज भी देख लिए, ये आपका त्रिभुज बन गया। सो सब कुछ बंद है ना, एक को खुला हुआ है, जी नहीं, ओपन नहीं है, ओपन सिस्टम नहीं होता। वेन आरेख इट्स मीन्स वेन डायग्राम ऑलवेज टू कंडीशन हैव कंडीशंस ऑफ क्लोज, हमेशा क्लोज की कंडीशन रखता है। कंडीशन कन्फर्म हुआ। सो दी गई संख्या हो, वस्तु हो, कोई भी मतलब कि आपके व्यक्ति हो, अक्षर हो, हमेशा उनके बीच जो संबंध स्थापित करे एज अ किसके माध्यम से? डायग्राम के माध्यम से, एक आरेख के माध्यम से, वो कंडीशंस आपकी वेन आरेख होती है। आगे चला जाए, बढ़िया सेशंस लग रहा है यार, एक थम्स अप भी करते चलेंगे। चलिए अब यहाँ पे आगे बात किया जाएगा आपका, इसी में होता क्या है, थोड़ा सा सेशंस भले लॉन्ग होगा, लेकिन आपके मन का तो होगा ना, बढ़िया से पढ़ रहे हो आप। एक आध दिन नेटवर्क इशू हो जाता है, बट जिस दिन नेटवर्क नहीं इशू उस दिन घंटे घंटे पढ़ते रहो, भागना नहीं है। इस अध्याय के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों, धीरे धीरे पढ़िए, समझते चलिए। यानी कि ये जो अध्याय है, जो चैप्टर वाइज चल रहा है, इसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। अब भाई जब उनके बीच संबंध होगा, अकेले के बीच थोड़ा कोई संबंध होगा, जब 2 होंगे इंसान, 2 से ज़्यादा हो रहे हैं तो उन्हीं के बीच संबंध बताया जाएगा। 2 से अधिक व्यक्ति हुए, वस्तु हुआ, उनका समूह दिया गया होता है। भाई कलेक्शन दिया गया रहेगा तभी समझ में आएगा। जिनके आधार पर उचित संबंध ज्ञात करना होता है, जो उनके बीच जो संबंध होता है, रिलेशनशिप में भी होती है, कोई किसी का मम्मी पापा, उसके बाद फिर भाई बहन, दादा दादी, सब कुछ, मामा मामी, नाना नानी, मतलब मौसी मौसा, बुआ फूफा, सब रिलेशन अलग होता है।
है इंसान ही, दो इंसान रहेंगे लेकिन रिलेशनशिप अलग होगा। जैसे सूटेबल सेंटेंस बैठेगा वैसे यूज करना है। इन प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य ये है, यानी कि ये सब बताने का मतलब ये है, कहेंगे कि ये सब बताने का आखिर मतलब व्हाट इज द मीन इन दिस सेंटेंसेस। ये सब उद्देश्य ये है गाइस कि अभ्यर्थियों को आरेख द्वारा यानी कि वेन द्वारा वस्तु हुआ विषय हुए उसके बीच संबंध ज्ञात करने की योग्यता की जांच करना होता है। यानी कि फ्रिक्वेंटली, तुरंत जांच करने की कंडीशंस होती है। वेन आरेख हेतु प्रयुक्त बंद आकृति के अंदर का क्षेत्र प्रतीकात्मक रूप से, यानी कि जो अभी अभी आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताया, अगर जो भी गाइस स्किप नहीं किए हो, नहीं किए हैं अच्छी बात है, जो स्किप करते चलते हैं उन्हें तो नहीं समझ में आएगा, जो भी गाइस स्किप नहीं किए हैं उन्हें ऑलरेडी आएगा। प्रतीकात्मक रूप से किसी समुच्चय के अवयवों की स्थिति को दर्शाता है कि कौन से अवयव, समुच्चय क्या होता है, नहीं पढ़े हो 11th का तुरंत मैथमेटिक्स का फर्स्ट सेशन पढ़िए, समुच्चय सेट्स, ये होता है SATS मतलब समुच्चय, तुरंत पढ़िए और तुरंत आ जाएगा आपको, फर्स्ट चैप्टर है, जाके तुरंत पढ़ लो। आगे क्या है, वेन आरेख के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को निम्न 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। निम्न 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। ये तो गाइज यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला आपका क्या होगा, चलिए देखते हैं कि एक संबंधों के हिसाब से संबंध, एक संबंध होगा और दूसरा क्या होगा, विश्लेषण। कहने का मतलब है एक पहले तो रिलेशनशिप दोनों के मध्य रखेगा, चाहे कोई वस्तु हुआ, कोई मतलब चीज़ तो एक ही चीज़ है, चाहे कोई मतलब आपका दिया गया है यहाँ पे विषय हुआ, या फिर समथिंग्स आप रख सकते हैं व्यक्ति हुए, तो अक्षर हुए, इन सब के बीच एक तो मध्यता संबंधित रखता है रिलेशनशिप, वो संबंध होगा। उसके बाद उस संबंध का विश्लेषण करेगा, जांच पहचान करेगा, किस तरह से नाउ ये फैक्ट चल रहा है, उसको कंडीशंस आपके विश्लेषण की कहलाती है। तो यही दोनों टाइप से चलते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाता है आपका फर्स्ट कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशंस गाइज क्या होता है, एट फर्स्ट आप कंडीशंस फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट भी आप देखते भी चलेंगे, नाउ पढ़ते चलेंगे और ये बताते चलेंगे सेशंस कैसा लग रहा है। सेशन अगर इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा आप थम्सअप करने की कोशिश करेंगे। नाउ प्लीज़ फ्री ऑफ कोर्सेज फैमिली में बुलाइए, आप तुरंत के तुरंत ज्वाइन हो जाए, कुछ भी नहीं आपको पेड करना है। अब यहाँ पे चलिए जी बिल्कुल स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट आपका होता है कि संबंधों की पहचान पर आधारित। सबसे पहले बताए हैं संबंधों की पहचान होगा, तो संबंधों की पहचान पे आधारित कैसे होगा, दिया क्या गया है, जो जो दिया गया है सिर्फ वही थियरी आपको बताना है और कुछ नहीं करना। इसके अंतर्गत क्या होता है संबंधों के आधार में, कि इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह दिए जाते हैं। जब संबंध होगा तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या कोई समूह होगा, मतलब कोई चीज़ होगी, तभी तो संबंध स्थापित होगा। इनके नीचे वस्तुओं से संबंधित कुछ आरेख दिए गए होते हैं। अभ्यर्थियों को प्रश्नानुसार इन आरेखों में से उन आरेख को ज्ञात करना होता है। देखिएगा, अभ्यर्थियों यानी कैंडिडेट को वो ज्ञात करना होता है जो कि प्रश्न में दी गई वस्तुओं के समूह को पूर्ण एवं सही तौर पर वर्गीकृत करते हैं। दिया सब कुछ संबंध रहेगा, सब कुछ वेन डायग्राम, लेकिन अब वो भी आप कहेंगे मैम सीखेंगे कैसे, धीरज रखिए, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। जो पूर्ण हो, परफेक्ट हो, उसी को चूज करके आपको ऑप्शन देना है, या उनके बीच के संबंध को निरूपित करते हैं जो परफेक्ट रिलेशनशिप दिखाते हैं। जैसे अब नीचे दिए गए संबंधों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। नीचे जो संबंध दिए जा रहे हैं उनका ध्यानपूर्वक प्लीज अटेंशन की कंडीशन रखिए और नाउ समझने की कोशिश करिए। दिया गया है कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण रूपेण समाहित हो, कंटेंट क्या दिया गया है वो ध्यान में आपको रखा है कि जब कोई एक वर्ग है, एक कोई चलिए वर्ग है, दूसरे में क्या है पूर्ण समाहित हो। भाई दूसरे में जब पूर्ण समाहित होगा तो दूसरा तो ये हुआ और पहला ये हुआ, तो दूसरे में पूर्ण रूप से समाहित है कि नहीं, एकदम अंदर बैठा हुआ है, आराम से खा पी करके एकदम सोया हुआ है, पूर्ण रूप से बैठा हुआ है। तो एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण रूपेण समाहित हो लेकिन मिला जुला ना हो। बता भी रहा है पूर्ण समाहित भी हो लेकिन मिला जुला ना हो। अगर पूर्ण समाहित मिला जुला ना होता तो ऐसा कुछ हो जाता कि समाहित भी है, एक दूसरे से रिलेशनशिप में मिला जुला भी है, लेकिन मिला जुला नहीं है, इसलिए फिगर आपका कुछ यूं बना हुआ है, देख रहे हैं। ऐसा अगर आपका क्वेश्चन दे दिया गया तो एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिया गया है माताओं और महिलाओं के लिए आरेख।
भाई सभी महिलाओं में माताएं ही तो आती हैं। ये टोटल आपका ये डायग्राम महिला का हो गया और ये माता का। माता के महिला के अंतर्गत ही तो माता आती हैं, वैसे पिता पुरुष के अंतर्गत पिता आते हैं। तो यानी कि उनकी जाति क्या है, पुरुष की है। लेकिन आपके रिलेशनशिप क्या दिखा रहा है, पिता हैं आपके, मामा हैं आपके, भैया हैं आपके, दादा हैं आपके, मौसा फूफा, मतलब कि जाति क्या है, पुरुष की है। बट यहाँ पे महिला वर्ग की बात किया जाए तो माता हो गए, दादी हो गए, मौसी हो गए, बहन हो गए, ऐसा कुछ समथिंग। अब सेशन समझ में आ रहा है। यही स्किप आप कर रहे थे। जब स्किप यार करोगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ नील यही समझोगे। ये 0/100 वहाँ क्या करके आएंगे, लड्डू खा के आएंगे। हमेशा हंसते हुए जाओ, हंसते हुए लौटो, ऐसे कंडीशंस करिए। इसलिए हमेशा मेहनत कीजिए। एग्जाम के 10 दिन पहले नहीं, वैसा मेहनत अगर डेली कर लिया जाए तो नंबर 1 अव्वल पे आ जाएगा। आगे चला जाए, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ यहाँ तक कंडीशंस क्लियर हो गया। थोड़ा सा इन्हें चलिए रिमूव कर देते हैं, क्योंकि नया नया फिर से इसी में स्टार्ट किया जाता है। अब दूसरा समझेंगे। आपको अगर जिस भी गाइज को पहला भी ना समझ में आया, चलिए दूसरे मेथड से, यानी कि मेथड तो आपका वो एक ही होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अलग रहेगा। यानी कि दूसरी चीज़ फिर से दोबारा समझाते हैं तब भी आ जाएगा। जब कोई भी एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है, क्वेश्चन ही है ये सारे क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल होता है वो आपका समझिए यहाँ पे आंसर है। अगर यही क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे कि पूछा क्या गया था कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण समाहित हो लेकिन मिला जुला ना हो, तो एग्जाम्पल तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा ना, जैसे माताओं महिलाओं का आरेख, ऐसा बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जब कोई भी वर्ग एक दूसरे में पूरी तरह समाहित ना हो, यानी कि अभी तो पूरी समाहित था बट यहाँ पे पूरा समाहित ना हो, लेकिन दोनों में कुछ समान सदस्य हो, पूरा समाहित ना होकर भी, यानी कि एक जो इंसान है वो दूसरे में बिल्कुल समाहित नहीं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी हैबिट्स हैं दोनों में जो समान दशा भाव रखते हैं। यानी कि कुछ उसकी जो फर्स्ट इंसान की आदत है, जो सेकंड इंसान के, दोनों के जो हैबिट्स हैं, जो आदतें हैं, वो आपस में थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं, लेकिन पूरे एक दूसरे पर कभी कोई डिपेंड नहीं है। ऐसे कंडीशंस में अब बताइए क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है गाइज, काले रंग वाले और अमीर आदमी के लिए आरेख। अब देखिए ये कैसे एग्जाम्पल होता है, क्या इन दोनों में समानता है। अगर आप देखें क्या समानता दिया क्या गया है, चूंकि कुछ अमीर आदमी काले रंग या कुछ काले रंग वाले अमीर आदमी भी हो सकते हैं, ये तो मानी सी बात है। कितना बढ़िया है इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई अमीर क्या हमेशा गोरा ही होता है, जी नहीं, तो कुछ काले इंसान भी अमीर हो जाते हैं, या फिर कुछ अमीर भी जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं। तो रंग तो काला दोनों में दिख रहा है, काला रंग ये देखिए दोनों में दिख रहा है, चाहे अमीर हो वो भी काला, या फिर काला हो करके अमीर होता है तो भी रंग तो दोनों में समानता है, बट एक दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं है, एक दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं है, समाहित पूर्ण समाहित नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनमें आदत जो है, यानी कि जो रंग की कंडीशंस है वो आपके इक्वल है। सेशंस बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, चला जाए फिर आगे। ये आपका सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। अब यहीं पे बात होगा थर्ड स्टेप की जानकारी आप फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है गाइस, दिया क्या गया है कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से बिल्कुल भिन्न हो। अब भैया कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा समाहित हुए, बिल्कुल एक में नहीं, एक में पूरा समाहित होकर के बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिले, हम तो एकदम में डिफरेंस हो जाते हैं। हम तो एकदम से डिफरेंस हो जाते हैं, एकदम से अलग हो जाते हैं। वो कंडीशंस क्या होगी, जैसे तोता और शेर के लिए आरेख बन गया है। अब बताइए, तोता एक पक्षी है, शेर एक जानवर है, ये एक दूसरे से, अरे भैया इंसान और जानवर की कहीं तुलना किया जाए, यानी कि जीव दोनों हैं, तोता भी एक प्राणी है, शेर भी एक प्राणी है, एक क्रिएचर है, बट तोता पक्षी में आता है एंड जो शेर होता है वो जानवर में, वही लिखा गया है। तोता एक पक्षी, शेर एक जानवर, अतः तोता और शेर में कोई दोस्ती नहीं। देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन, ये बिटवीन का प्रयोग हो रहा है, पैरेट एंड लायन। कंडीशंस क्लियर हुए, आगे चला जाए। थर्ड स्टेप भी आप यहाँ पे सीख लिए, यानी कि इस पहले स्टेप के संबंधों की पहचान में थर्ड स्टेप सीखे, तीन के तीनों के बीच में आपको संबंध आ गया। अब नाउ आपका चलिए स्टार्ट होता है उदाहरण नंबर फर्स्ट।
सो कितने गाइस उदाहरण नंबर फर्स्ट पढ़ना चाहते हैं, सो बने रहेंगे, सब कुछ उनको बताया जाएगा। होता क्या है, चलिए फर्स्ट दिया गया है गाइस क्वेश्चंस, इसमें आपको 4-5 दिया गया है जो कि समझाया जाएगा। 2 तो होमवर्क मिलेगा ही मिलेगा, बिना होमवर्क के कुछ नहीं होने वाला है। होमवर्क पढ़ के ही जाएंगे, होमवर्क बिना आप आए हो तो होमवर्क टोटली मिलेगा। सेशंस के अंत के यानी कि द एंड होने के आधे घंटे बाद तक टॉप 10 के लिस्ट में आपका नाम दर्जित किया जाएगा। जितने भी गाइस आंसर किए रहेंगे सिर्फ उन्हीं का चैट सेक्शंस में नाम बताया जाएगा, बाकी और किसी का नहीं, और किसी का नहीं। होता क्या है, नीचे दिए गए वेन आरेखों में से, जो नीचे दिया गया जो वेन आरेख है उनमें से कौन सा वेन आरेख दिए गए 3 वर्गों के व्यक्ति। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पहले जो हम कह रहे हैं वो क्वेश्चन अटेंड कीजिए, पहले क्वेश्चन सीखेंगे तो ही आपको आएगा। नीचे दिए गए जो वेन आरेख हैं, जी भैया वेन आरेख दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा वेन आरेख है जो दिए गए 3 वर्गों के व्यक्ति, टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी, विद्यार्थियों के बीच, यानी कि टेनिस के प्रशंसक हैं और क्रिकेट के खिलाड़ी भी हैं, दोनों बड़े महानुभाव हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। और एक विद्यार्थी, विद्यार्थी इज द बेस्ट, विद्यार्थी हैं, उनके बीच संबंध को सही रूप दिखाता है। क्या विद्यार्थी, क्रिकेट के खिलाड़ी, टेनिस के दर्शक यानी प्रशंसक, टेनिस की प्रशंसा कर रहे हैं, भैया टेनिस बहुत अच्छा है, जिसके जो प्रशंसक रहेंगे उन्हीं के टीम में रहेंगे ना, वो तो कहेंगे टेनिस बहुत प्रशंसक हैं। विद्यार्थी करे पढ़ाई नहीं अच्छी, लेकिन जबकि पढ़ाई इज द बेस्ट। तो इन तीनों का संबंध क्या होगा, फर्स्ट फिगर दिखा रहा है, सेकेंड, थर्ड या फिर 4, 5 सेकंड के अंदर नाउ अपना माइंड लगाते हैं। सो देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल करते रहिए। अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर आपकी जानकारी के लिए गाइस बताया जाए कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्यों सही है, अब ये पूछेंगे कि मैम सी क्यों सही है, सी ही किए हो ना, सी ही करते चलेंगे कि सी इसलिए सही है। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर अगर आप बनाएं कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी ये फिगर है इस तरह से बनेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है, टेनिस के प्रशंसक लिख देते हैं, ये हुए आपके टेनिस के प्रशंसक, टेनिस के प्रशंसक हो गए। और यहाँ पे गाइस क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। और ये क्या है, विद्यार्थी हैं। अगर यहाँ पे तीनों से संबंध ये होता है गाइज कि कुछ अगर टेनिस के जो प्रशंसक होंगे वो क्रिकेट के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, ये कंफर्म है क्योंकि आपस में ये दोनों कुछ ऐसे इस तरह से मिले हुए थे। तो टेनिस के जो प्रशंसक होंगे क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, और क्रिकेट के खिलाड़ी जो होंगे टेनिस के प्रशंसक भी हो सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं। हो सकता है विद्यार्थी ही हो सकता है कि एज एक आप ही हो, आपको टेनिस भी नॉलेज हो, ज्ञान, और क्रिकेट का भी नॉलेज हो, और पढ़ाई तो नॉलेज है ही, वो बेस्ट ही है। सो यहाँ पे जो संबंध होगा तीनों क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे, यानी कि एक दूसरे से हमेशा वो सब कुछ हैं। एक टेनिस का प्रशंसक क्रिकेट का खिलाड़ी भी हो सकता है, विद्यार्थी भी हो सकता है। सेम पोजीशंस, क्रिकेट का खिलाड़ी टेनिस का प्रशंसक भी हो सकता है, विद्यार्थी, और स्वयं एक विद्यार्थी अगर हो तो वो टेनिस का प्रशंसक भी हो सकता है, क्रिकेट का खिलाड़ी भी हो सकता है। सो सेशंस बढ़िया लग रहा है, आगे चला जाए, थम्स अप के साथ आगे चलते हैं। अब यहाँ पे गाइस सेकंड स्टार्ट किया जाता है। सेकंड में बेहतरीन ढंग से आपको चयन करना है कि उस वेन आरेख का चयन करें। अब वेन आरेख कौन सा चयन करना है, कंटेंट आपका आगे दिया गया है, जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। दिया गया वर्ग क्या है, ये दिया गया वर्ग ये है, वर्ग क्या है, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तीनों में डिफरेंसेस है। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यानी कि सोशल साइंस एक है, एक साइकोलॉजी है, एक समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी। तो दोनों में क्या अंतर है, तीनों में, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 आपके ही सामने आंसर दिया गया, करना सिर्फ आपको है गाइस, अन्यथा और कुछ नहीं है। इसी के अंतर्गत नाउ स्टार्ट होता है।
अगर गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही, यानी कि ये हुआ आपका सामाजिक विज्ञान, ये लिखेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही दोनों आता है, मनोविज्ञान भी, मनोविज्ञान मन का जो विज्ञान है, और एक समाजशास्त्र भी आता है, समाजशास्त्र। सो समाजशास्त्र हुआ, कोई भी शास्त्र हुआ, मनोविज्ञान हुआ, ये सब सामाजिक विज्ञान के ही तो अंतर्गत आता है। यानी कि जो आपका सोशल साइंस है उसी के अंतर्गत आपका मनोविज्ञान भी आता है, समाजशास्त्र भी आता है, यानी कि डायग्राम आपका फर्स्ट होगा। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि सही आंसर यही है। और जितने भी गाइस का अगर आंसर नहीं समझ में आ रहा है, आप पढ़ेंगे 1 2 दिन 3 दिन, इसीलिए हम थियरी में भी एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, जिससे कि नाउ आपको प्रैक्टिस सेट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, ये भी यार एक तरह से प्रैक्टिस सेट ही है। जब एग्जाम्पल्स आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी कि टोटली आपको थियरेबल नॉलेज दिया जा रहा है, तो थियरी के साथ विद आपका एग्जाम्पल्स भी बता रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स आपके कंटेंट को पूरी तरह से क्लियर कर रहा है। अब ये नाउ थर्ड स्टार्ट होता है। थर्ड भी डायग्राम सभी में बना रहेगा, ऐसा मत सोचिए डायग्राम देख करके आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, माइंड लगाएंगे जरूर सॉल्व होगा। थर्ड पे चला जाए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दिखाता है। दिया क्या गया है? वियना, यूरोप, न्यूजीलैंड। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गाइज आपको करेक्ट आंसर देना है। करेक्ट आंसर आई गेस आप लोग जरूर करेंगे। सो जितने भी गाइज करेक्ट आंसर कर रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया। क्या होता है, करते रहेंगे। स्टार्ट किया जाए तो यानी कि कह क्या रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दिखाता है। और सर्वश्रेष्ठ रूप से दिखाएगा कैसे गाइज? वियना, यूरोप, न्यूजीलैंड। अगर आपको गाइज राज्य एवं राजधानी या फिर महाद्वीप ये क्लियर नहीं है तो बिल्कुल आप ये आंसर दे ही नहीं सकते हैं। और हर एक जीके जीएस में पूछा जाने वाला, अगर आपको गाइज न पता हो तो लाइव चैट कर दीजिए। जी बिल्कुल, लाइव चैट कर दीजिए कि जिससे कि आपको यहाँ पे बता दिया जाए राज्य, राजधानी, एक सेकंड, राजधानी और महाद्वीप, ये सब अगर आपको न क्लियर हो तो आप लाइव चैट करिए। लाइव चैट के साथ ही साथ आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर टेलीग्राम पे भी @union classes करके टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। अपना डाउट से क्लियर कीजिए और हमसे बस कह दीजिए कि मैम एक वीडियो जीके जीएस में ये भी बना दीजिए, वो भी ट्रिकी, तो हम ज़रूर बताएंगे। ट्रिकी के माध्यम से आपको ज़रूर बता देंगे, जिससे कि आपको सिर्फ एक बार वो सेशंस देखने, आधा घंटा का वीडियो यानी कि बहुत होगा 20 मिनट का लेक्चर होगा, जिसमें ना हो ये सारा मैटर आपका क्लियर हो जाएगा और कभी भी आप नहीं भूलेंगे। लेकिन जब आप उतने मेहनत से पढ़ेंगे तो, उतनी लगन से पढ़ेंगे तो ही बनाया जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अब तो बता दिया गया है, यहाँ तक बताया गया कौन राज्य है, राजधानी। अब तो नाउ करेंगे। 5 सेकंड आपका स्टार्ट ही किया जाता है टाइम। जी बिल्कुल, चलिए। तो अगर ऑप्शन जितने भी गाइज ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वियना होता है, यहाँ पे दिया गया है वियना और यूरोप, ये है वियना और ये है यूरोप, और आपका न्यूजीलैंड जो है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जो होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जबकि वियना जो है ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो वियना तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत मतलब उसके अंदर
जस्ट संपूर्ण मिला हुआ नहीं है बट उसके अंदर, ये कंडीशंस होगी। लेकिन यहाँ पे जो न्यूजीलैंड है गाइज, न्यूजीलैंड क्या होता है, वो महाराष्ट्र के यानी कि सॉरी ऑस्ट्रेलिया, जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, इसलिए ये आपका अलग हो जाएगा। इसलिए जितने भी साथी ऑप्शन ए कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, जितने भी सेशंस को देख रहे हैं गाइस वो ज़रूर एक दिन कामयाब जरूर होंगे, क्योंकि आप विदाउट स्किप किए हुए अगर सेशंस पढ़ रहे हो तो टोटली आपको नॉलेज होगा। अब यहीं पे गाइस बात किया जाएगा चौथे ऑप्शन का। सो फोर्थ क्या होता है, चौथा पढ़ लीजिए। आफ्टर दैट 5 एंड 6 जो होगा वो एज अ होमवर्क, वो होमवर्क के तौर पे रखा जाएगा। दिया गया है निम्नलिखित आरेखों में से जिला, राज्य, देश को कौन सा वेन आरेख दिखाता है, यानी कि जिला भी होगा, राज्य भी होगा और साथ साथ देश भी होगा, तो किसके अंतर्गत कौन आता है। नाउ ये आपको डायग्राम बताता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ दिया गया है। इसी फोर्थ में से आपको ऑप्शन चूज करने हैं गाइज। चलिए स्टार्ट होता है, देखते हैं कितने गाइज इसका सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल करते रहेंगे। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन डी कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जिला, ये हुआ आपका जिला, और जिला किसके अंतर्गत आता है भैया, राज्य के अंतर्गत आता है, और राज्य किसके अंतर्गत आता है, देश के अंतर्गत आता है। सो देश के अंतर्गत राज्य, राज्य के अंतर्गत जिला। समझ में आ, जिला के अंतर्गत भी और भी पूछा जाएगा तो आपका गांव वगैरह आएगा, ग्राम। तो ये सारी चीज़ें यानी कि माइंडेड हैं। आप जिले में रहते हो, गांव में रहते हो, आप राज्य भी है, देश भी है, यानी कि कहाँ के हो, भारत निवासी हो या फिर कहाँ के हो, लेकिन आपको ये टोटली इस पे कभी आप ध्यान नहीं दिए कि क्या ये हमारा गांव, ये हमारा जिला, ये हमारा देश किसके अंतर्गत आता है। ये कंडीशंस आपको नॉलेज अगर करेंगे, यही सब कुछ जीके, जीएस, करंट अफेयर और बाकी आपके रीजनिंग में यही सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। माइंडेड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस समय आपका घटित क्या हो रहा है, आप खाना खा भी रहे हो तो किस चीज़ का आप सेवन कर रहे हो, कौन से उसमें पदार्थ, जैसे चावल हो गए तो चावल में कौन से तत्व पाए जाते हैं, ऐसे पूछ ले। केमिस्ट्री के क्वेश्चन क्या करेंगे, ऑप्शन दे दिया, जीके, जीके भी दे सकता है, जीएस में भी दे सकता है। अब बताइए, तो चावल डेली खाते हो, डेली का काम है कि आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, लेकिन उसमें कौन सा तत्व, कौन सा पदार्थ पाया जाता है पता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे इसी तरह से पूछे जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल्स में हम बता रहे हैं, इसी तरह से क्वेश्चंस भी जीके जीएस में पूछ ले जाते हैं। एज अ होमवर्क तुरंत नोट करिए कि निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम गाजर, भोजन, सब्जी वर्गों के बीच सही संबंध है। अब बताइए, गाजर भी खाते हो आप लोग, भोजन, सब्जी सब कुछ खाया जाता है, लेकिन किसके अंतर्गत आता है, डायग्राम कौन सा बनेगा। नाउ ये इंडिकेट करता है। सेम पोजीशंस में आपका 6 क्वेश्चन स्टार्ट होता है गाइस। 6 चलिए देख लेते हैं हम। ये भी एज अ होमवर्क है। उस समूह का चयन करें जो दिए गए वेन आरोप को सर्वोत्तम दिखाता है। कि चारों ऑप्शन दिए गए हैं, सर्वोत्तम की क्या कंडीशंस है, इन्हीं यानी कि यही डायग्राम एक है लेकिन ऑप्शन 4 दिए गए, इस चारों में डायग्राम कौन सा सिद्ध होगा, किसके लिए सूटेबल ये डायग्राम होगा, ना वो बताना है। सो चला जाए फिर, कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लीजिए। जी बिल्कुल, कल बताया जाएगा विश्लेषणात्मक, यानी कि कल जो होमवर्क में होगा नेक्स्ट लेक्चर आपका वो चलिए बताएंगे विश्लेषणवाद, यानी कि विश्लेषण। एक सेकंड, आज संबंध के तौर पे पढ़े हैं और कल दूसरा विश्लेषण बताया जाएगा, विश्लेषणात्मक संबंध। ये कल का यानी कि नेक्स्ट डे का टर्म है। सो चला जाए फिर, आज के लिए बस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट, आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। जो ना समझ में आप @union classes करके टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन और PDF नोट्स आपको वहीं से गाइज प्रोवाइड होते हैं, और साथ ही साथ आप मेन कमेंट बॉक्स में एज अ होमवर्क करेंगे, वहाँ पे आपका लिस्ट बनती है। सेशंस के लास्ट आप आधे घंटे तक टाइम होता है, जब भी सेशंस खत्म हो उसके आधे घंटे तक आपको टाइम रहेगा, वहाँ पे आपका नाम टाइम आप लिस्ट में दर्जित करवा सकते हैं। क्लियर हुआ मैडम? आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट डे की, तब तक कंफर्म करते हैं।